आज 31 दिसंबर 2020 है। इस तरह इस वर्ष का अंतिम दिन है। आने वाला नव वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य, संपन्नता लाए एवं आपके जीवन में आनंद की वृद्धि करे, ऐसी कामना है। आइए आज हम इतिहास को पढ़ें। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, इसलिए भारत का एक प्राचीन इतिहास है और उस प्राचीन इतिहास को श्रृंखलाबद्ध रूप में हम पढ़ने वाले हैं। प्राचीन इतिहास से प्रतियोगिताओं में पर्याप्त प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास सामान्य अध्ययन का सबसे बड़ा भाग बनाता है और इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग होता है प्राचीन इतिहास, जो कि परीक्षार्थियों के लिए कभी कभी कठिन पड़ता है। आज हम प्राचीन इतिहास के प्रारंभिक तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हमारा देश भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष को इंडिया भी कहते हैं और यह शब्द यूनानियों ने दिया था। जब यूनानी सिकंदर या अलेक्जेंडर भारत आया तो उसने एक बहुत बड़ी नदी सिंध देखी और सिंध को उन लोगों ने इंडस कहा और इंडस से उसके तटवर्ती संस्कृति और सभ्यता वाले देश को इंडिया कहा। इंडिया शब्द की उत्पत्ति लैटिन ग्रीक के इंडस से हुई है, जिसका संस्कृत रूपांतरण सिंध होता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में हमारे देश को भारतवर्ष कहा गया है। यह अभी तक का भारत के नाम का पहला साहित्यिक प्रमाण है। पाणिनि 800 BCE के महान भाषा वैज्ञानिक वैयाकरण थे। उनकी पुस्तक अष्टाध्यायी संस्कृत की प्रथम व्याकरण पुस्तक है। इसके अलावा वह भाषा विज्ञान में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो अष्टाध्यायी में भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में हमारे देश को भारतवर्ष कहा गया है। यह अभी तक का भारत के नाम का पहला साहित्यिक प्रमाण है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख है। अभी तक का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है। खारवेल चेद वंश का शासक था और यह पहली दूसरी शताब्दी का शासक था। तो इसने उदयगिर पहाड़ी पर जैन गुफा मंदिर हाथी गुम्फा में एक अभिलेख उत्कीर्ण कराया था, जिसे हाथी गुम्फा अभिलेख कहते हैं। उसमें भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया, चीनी यात्रियों ने इंतु, पर्शियन, अरब, मुस्लिम लेखकों ने भारत को हिंद या हिंदुस्तान कहा। स्रोत पुरातात्विक 1.1 अभिलेख, शिलालेख, मुद्राएं, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला। साहित्यिक स्रोत धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, जैसे चीनी यात्री, तिब्बती यात्री, मुस्लिम यात्री, अरब या ईरान के यात्री और यूरोपीय यात्री। तो जो अभिलेख हैं, जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जो एक पुरातात्विक स्रोत हैं, उनको देखते हैं। देखिए, जो सबसे पुराना अभिलेख है वो बोगज कोई का अभिलेख है।
जो ईरान में मिला है, और इसमें जो वैदिक देवता हैं जैसे इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं, नासत्य हैं, इनका उल्लेख है। ये 1400 BCE का है। बोगज कोई 1400 BCE, मध्य एशिया, ईरान। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो कि लगभग 300 BCE के हैं। अशोक 273 से 236 BCE इसका काल माना जाता है। तो लगभग 300 BCE के जो अशोक के अभिलेख हैं वे भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं। जो प्रमुख अभिलेख हैं उनमें एक पहला हाथी गुम्फा का अभिलेख है, एक कलिंग नरेश खारवेल का है, और खारवेल जो सातकर्णी लोग थे, आंध्र सातवाहन, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये पहली दूसरी शताब्दी इनका समकालीन था। तो जूनागढ़ या गिरनार का जो रुद्रदामन का अभिलेख है ये 150 ईस्वी का, लगभग 150 ईस्वी का है। जो जूनागढ़ है, गिरनार है, ये गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर सिंह पाए जाते हैं, पैंथेरा लियो पर्सिका, यानी एशियाई सिंह। एशियाई सिंह एकमात्र गिरी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो वहीं पर ये गिरनार का शिलालेख है। जूनागढ़ का भारतीय जब देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो जूनागढ़ की भी एक अलग कहानी है, और ये माना जाता है कि सरदार पटेल के सत प्रयासों से जूनागढ़ भारत का एक हिस्सा बना था। तो जूनागढ़ गिरनार रुद्रदामन का जो ये अभिलेख है ये महत्वपूर्ण अभिलेख है। नासिक का अभिलेख गौतमी बलश्री का है। गौतमी बलश्री गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ थी, और एक बहुत ही वे आंध्र सातवाहन वंश के शासक थे, और जहाँ नाम पैट्रियार्कल होते हैं वहाँ पर जो आंध्र सातवाहन लोग थे, सातकर्णी लोग थे, वे मैट्रियार्कल परंपरा का जो है अनुगमन करते थे। यानी ये मातृ जो है, जैसे पैट्रियार्कल परंपरा होती है पितृसत्तात्मक, तो ये मातृ सत्तात्मक परंपरा थी। तो गौतमी बलश्री जो गौतमी पुत्र सातकर्ण की माँ है, और इसमें गौतमी पुत्र सातकर्ण के विजय का ही वर्णन है नासिक के शिलालेख में। वास्तव में एक छहरातों का, जो कि महाराष्ट्र के शासक थे, उनका एक क्षत्रप था। तो उस क्षत्रप को जो सातकर्ण थे, गौतमी पुत्र सातकर्ण, इन्होंने हराया था। छहरातों के नरेश नहपान को परास्त किया था, और इनका जो समय था, काल था, 106 से 130 AD था, यानी ईस्वी था। 106 से 130 AD के गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। छहरातों के जो शासक थे, नरेश थे, नहपान को इन्होंने परास्त किया था। तो यही गौतमी बलश्री जी के जो नासिक के शिलालेख में है, इसी विजय का अंकन है। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त जो भारत के स्वर्ण युग है, गुप्त वंश, उसमें समुद्रगुप्त के विजयों के कारण उसे नेपोलियन कहा जाता है। तो इसे समुद्रगुप्त के एक मंत्री थे हरिसेन, उन्होंने लिखवाया था। और इसकी जो संस्कृत है बहुत ही समृद्ध संस्कृत है, बहुत काव्यात्मक है। तो प्रयाग स्तंभ का एक अपना बहुत ही महत्व है। और प्रयाग
वही जो पूर्व इलाहाबाद था, यानी गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर, वहीं पर उत्तर प्रदेश में वहीं प्रयाग बसा हुआ है। तो प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त, और जो समुद्रगुप्त यानी जो नेपोलियन हैं भारत के, तो इनका समय काल है 320 से 375 ईस्वी, लगभग 320 से 375 ईस्वी, यानी चौथी शताब्दी के ये शासक थे। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य साम्राज्य से संबंधित है और ये दक्षिण का महाप्रतापी राजा है जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था या हर्षवर्धन के विजय अभियान को रोका था। जो पुलकेशिन द्वितीय है उसने, ये माना जाता है कि 620 ईस्वी में हर्ष से युद्ध किया था। ये वातापी का चालुक्य था। तो पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य थे और हर्षवर्धन से 620 में इन्होंने युद्ध किया था। तो वही 7वीं शताब्दी के ये सम्राट थे पुलकेशिन, क्योंकि 620 यानी 7वीं शताब्दी। जो मंदसौर का जो शिलालेख है, मंदसौर, वो मालवा नरेश यशोधर्मन का है। अब यशोधर्मन की साथ सबसे खास बात ये है कि इनको जनेंद्र कहा जाता है। यानी हूणों ने, मिहिरकुल ने, जब मिहिरकुल बहुत बड़ा शैव था, शिव का भक्त था, तो मिहिरकुल ने जब उत्तर भारत पर भयंकर आक्रमण किया था तो जनता से एक बहादुर व्यक्ति निकला था, उसका नाम यशोधर्मन था। ये 553 ईस्वी की बात है। तो उसने 553 ईस्वी के लगभग उसने मंदसौर में अपना शिलालेख अंकित करवाया था। ये मालवा नरेश था। तो मंदसौर शिलालेख मालवा नरेश यशोधर्मन, जिसने मिहिरकुल को पराजित किया। मिहिरकुल हूण था। यशोधर्मन का एक और जो है महत्वपूर्ण यश है कि वो किसी राजवंश का नहीं था, वो जनता के बीच का निकला हुआ था। रुद्रदामन का एक महत्वपूर्ण रुद्रदामन से संबंधित तथ्य है कि जो रुद्रदामन था उसने एक झील की मरम्मत करवाई थी और ये झील थी सुदर्शन झील। तो वास्तव में जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, लेकिन बाद में जो रुद्रदामन थे ये चेष्टन के पौत्र थे और उज्जैन के शक महाक्षत्रप थे। तो इन्होंने सुदर्शन झील का फिर से इसकी मरम्मत करवाई और एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है जन कल्याण का कार्य रुद्रदामन ने किया था। और रुद्रदामन शक महाक्षत्रप थे। जो ग्वालियर का अभिलेख है ये प्रतिहार नरेश भोज का है। तो भोज तो इतने महान शासक थे कि वे जनता में उनके संबंध में बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं कि भोज इतने बड़े दानी थे। इनका समय 1018 से 1060 ईस्वी का होता है, यानी 11वीं शताब्दी के भोज सम्राट थे। और इन्होंने एक बहुत बड़ी झील बनवाई थी। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाई थी जनता के कल्याण के लिए, यानी खेती में सिंचाई के लिए सुदर्शन झील बनवाई थी, वैसे 250 नहीं लगभग 250 वर्ग मील की झील
भोज ने बनवाई थी और बाद में उसे 17वीं शताब्दी में उसे नष्ट कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी झील थी भोज की, और भोज का जो अभिलेख है ये ग्वालियर में है। प्रतिहार या परमार नरेश भोज कहलाते हैं। भीतरी का जो स्तंभ लेख है वो स्कंदगुप्त का है, और स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी सम्राट था। स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी और वहाँ एक विष्णु का मंदिर स्थापित करवाया था। तो वो जगह भीतरी थी और वहाँ उसने उसी मंदिर में एक स्तंभलेख लिखवाया था। जूनागढ़ में भी स्कंदगुप्त ने विष्णु का मंदिर स्थापित करवाया था और वहाँ पर भी एक स्तंभलेख लिखवाया था। स्कंदगुप्त ने हूणों से देश को बचाया था और वो बहुत महान गुप्त सम्राट माना जाता है। देवपाड़ा का जो अभिलेख है वो बंगाल शासक विजयसेन का है। एक हेमंत सेन थे, उन्होंने सेन वंश की स्थापना की थी। हेमंत सेन के जो पुत्र थे वे विजय सेन थे, और फिर उनके सुपुत्र बल्लाल सेन और उनके सुपुत्र लक्ष्मण सेन थे। तो ये 11वीं शताब्दी के थे विजय सेन जी, और इनके जो वंश में लक्ष्मण सेन आते हैं वे गीत गोविंद के जो लेखक हैं, गीत गोविंद के जो कवि हैं जयदेव, वे लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। तो लक्ष्मण सेन से गीत गोविंद के कवि जयदेव को जोड़ा जाता है। अब इससे संबंधित प्रश्न प्रायः प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से आप पढ़ें और उसको बार बार उसे दोहराएं। इससे काफ़ी आपको लाभ मिल सकता है। धन्यवाद।